क्या आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है और अब हर दिन जीसीकी खोलकर स्टेटस चेक करते हैं कि शायद आज अपडेट मिल जाए? क्या आप भी आईआरसीसी की वेबसाइट बार बार देख रहे हैं डंडा और सोच रहे हैं कि इतनी देर क्यों लग रही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम इस समय एक बड़े प्रोसेसिंग क्राइसिस से गुजर रही है। लाखों लोग अपनी फाइल का रिजल्ट मंथ्स से वेट कर रहे हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसी रियलिटी को क्लियर करने के लिए यह स्क्रिप्ट बनाया गया है ताकि आप जान सकें कि डिलेज क्यों हो रहे हैं, किस वीजा कैटेगरी में कितना टाइम लग रहा है डंडा, और क्या आप अभी भी समय रहते अपने सितंबर इनटेक डंडा या ट्रैवल प्लान को पूरा कर पाएंगे या नहीं। कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो गई है। पैंडेमिक के बाद बैकलॉग में जो फाइल्स अटक गई थी, वो अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुई हैं। उसके बाद जैसे ही इंटरनेशनल ट्रैवल दोबारा शुरू हुआ, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, डंडा और स्पाउस वीज़ा की डिमांड अचानक से कई गुना बढ़ गई। एम्बेसी स्टाफ का प्रेशर और वीज़ा ऑफिसर्स की कैपेसिटी इस सडन वॉल्यूम को स्मूथली मैनेज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर डिले पैटर्न बन चुका है, जहां कुछ लकी एप्लीकेंट्स को 10 से 15 दिनों में रिजल्ट मिल रहा है, वहीं कुछ लोग 60 से 90 दिनों से भी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। विजिटर वीजा की कैटेगरी ट्रेडिशनली एक ऐसी वीजा टाइप रही है जिसे शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो टूरिज्म हो, बिजनेस ट्रिप हो या फैमिली विजिट। लेकिन आजकल विजिटर वीजा की फाइल्स को प्रोसेस करने में ईआईआरसीसी को ज्यादा समय लग रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोसेसिंग टाइम 24 वर्किंग डेज दिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली यह 15 से 30 दिनों के बीच किसी को रिजल्ट आ रहा है, तो किसी को 40 दिनों में भी कुछ नहीं मिला। कुछ केसेस में वीजा क्विकली मिल रहा है, जैसे जिनका ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल साफ हैं और प्रीवियस वीजा रिजेक्शंस नहीं हैं। वहीं जिन एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल में क्लैरिटी नहीं है, उनके केसेस स्लो हो जाते हैं। स्पाउस वीजा की बात करें तो इसमें एक इमोशनल एलिमेंट जुड़ा होता है डंडा, क्योंकि यह वीजा दो लोगों के साथ रहने के हक से जुड़ा है। ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइमलाइन आईआरसीसी की वेबसाइट पर 12 वीक्स यानी लगभग 3 महीने दिख रही है, लेकिन करंट ट्रेंड्स कुछ और ही बता रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेंट्स को 20 से 30 दिनों के भीतर स्पाउस वीजा का रिजल्ट मिल चुका है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और रिलेशनशिप प्रूफ काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप इनसफिशिएंट है डंडा, या कोई पास्ट रिफ्यूजल हिस्ट्री रही है, तो रिजल्ट में डिले होना ऑलमोस्ट तय है। इसलिए जरूरी है कि हर छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट को भी फाइल में प्रॉपर्ली इंक्लूड किया जाए। स्टडी वीजा की बात करें तो यह सबसे ज्यादा टाइम सेंसिटिव वीजा कैटेगरी है, क्योंकि इसमें इनटेक डेडलाइन होती है और डिले होने का मतलब है पूरे सेमेस्टर या इनटेक का नुकसान होना। आईआरसीसी की ऑफिशियल टाइमलाइन बताती है कि स्टडी परमिट को प्रोसेस होने में करीब 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10 से 15 वर्किंग डेज में ही पीपीआर मिल रहा है। यह तब होता है जब स्टूडेंट की सॉप क्लियर होती है, फंड्स प्रॉपर्ली शोन होते हैं और एकेडमिक रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट रहते हैं।
लेकिन अगर फाइल वीक है या सॉप जेनेरिक है तो रिव्यू में डिले होता है और कभी कभी रिजल्ट सितंबर इनटेक के बाद ही आता है, जिससे डिफर अनअवॉइडेबल हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर फाइल लग चुकी है और रिजल्ट नहीं आया तो क्या किया जाए। सबसे पहले तो पेशेंस रखना जरूरी है डंडा, क्योंकि आईआरसीसी का सिस्टम फास्ट नहीं है। यह एक फेडरल ब्यूरोक्रेसी की तरह चलता है। अगर फाइल को 30 से 40 दिन हो गए हैं और कुछ भी अपडेट नहीं है तो सबसे पहले वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं। वेब फॉर्म एक कम्युनिकेशन चैनल है जिससे आप आईआरसीसी को नोटिफाई कर सकते हैं कि आपकी फाइल काफी समय से पेंडिंग है और आप अपडेट जानना चाहते हैं। वेब फॉर्म का रिप्लाई कभी जेनेरिक होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह फाइल को एक्सपेडाइट करने में हेल्प करता है। अगर 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है तो गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री नोट सप्लाई करना एक बेहतर स्टेप हो सकता है। गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री नोट्स एक डिटेल्ड इंटरनल रिपोर्ट होती है डंडा, जिसमें ये पता चलता है कि आपकी फाइल में क्या लिखा गया है, किस ऑफिसर ने रिव्यू किया है, एलिजिबिलिटी, सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक का स्टेटस क्या है। ये नोट्स आने में करीब 1 महीना लग सकता है, लेकिन ये आपके केस की क्लैरिटी के लिए काफी यूजफुल होते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आपकी फाइल में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। कई बार एप्लीकेंट्स साइकोलॉजिकली भी परेशान हो जाते हैं। हर दिन डिले एक एंजाइटी का कारण बन जाता है। लोग असम्पशंस बना लेते हैं कि डिले का मतलब है कि फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। आईआरसीसी की सिस्टम इतनी स्लो है कि जेन्युइन फाइल को भी रिजल्ट देने में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। इसलिए पेशेंस और सही अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हर डिले को नेगेटिविटी की तरह न लें, बल्कि उसे एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा मानें। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती नहीं की है और आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तो रिजल्ट आना लगभग तय है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि आईआरसीसी ने एआई बेस्ड सिस्टम लागू कर दिया है और इसी वजह से कुछ फाइल्स जल्दी अप्रूव हो रही हैं डंडा, जबकि कुछ डिले हो रही है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। आईआरसीसी ने अपनी प्रोसेसिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यूज करने शुरू कर दिए हैं, जिससे सिस्टम कुछ एप्लीकेशंस को फास्ट ट्रैक करता है जिनमें रिस्क कम होता है, लेकिन जिन फाइल्स में डाउट या मैनुअल रिव्यू की ज़रूरत होती है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाती हैं। इसलिए सॉप और प्रोफाइल क्लैरिटी पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो एप्लीकेंट्स अक्सर कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती है डॉक्यूमेंटेशन को हल्के में लेना। बहुत सारे लोग चेकलिस्ट के अनुसार सब पेपर्स लगाते तो हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते। एक जगह नाम अलग है तो कहीं डेट मिसमैच है या सिग्नेचर मिसिंग है। ये छोटी छोटी बातें वीजा ऑफिसर को रेड फ्लैग देती हैं। दूसरी गलती होती है सॉप को कॉपी पेस्ट करना। सॉप सिर्फ एक लेटर नहीं है, बल्कि आपकी पूरी इंटेंट और ऑनेस्टी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर सॉप जेनेरिक होगा तो ऑफिसर को लगेगा कि आप सीरियस नहीं हैं।
और थर्ड गलती होती है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी। कभी भी फेक बैंक स्टेटमेंट या मैनिपुलेट की गई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह रिफ्यूजल की सबसे बड़ी वजह बनती है। एक और बहुत बड़ी गलती होती है ऐसे कंसल्टेंट्स या एजेंट्स पर भरोसा करना जो क्लेम करते हैं डंडा कि वो आपकी फाइल जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं, या एम्बेसी में उनका कोई इंटरनल लिंक है। यह सब मिथ्स हैं। कोई भी एजेंट लीगली आपकी फाइल को फास्ट नहीं करवा सकता। अगर कोई रिजल्ट जल्दी आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी फाइल और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की वजह से आता है, न कि किसी शॉर्टकट या सेटिंग की वजह से। इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट से बचें और खुद भी हर डॉक्यूमेंट को समझकर वेरीफाई करें। अगर आप अभी अपनी फाइल अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वक्त आपके पास कुछ हफ्तों का ही समय है, खासकर अगर आपका टारगेट सितंबर इनटेक है तो डिले बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए फाइल एक्यूरेट और कंप्लीट होनी चाहिए, सब पर्सनलाइज्ड और स्पेसिफिक होनी चाहिए, फंड्स के सभी प्रूफ्स प्रॉपर्ली अटैच्ड होने चाहिए, और पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री या रिफ्यूजल्स अगर हैं तो उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है। एक भी लूज एंड आपकी फाइल को अननेसेसरी डिले में डाल सकता है। लास्ट में बस यही कहना है कि कनाडा की वीजा प्रोसेस एक स्लो लेकिन प्रेडिक्टेबल सिस्टम है। अगर आप पैनिक नहीं करते, रेगुलरली अपडेट्स चेक करते हैं, वेब फॉर्म और गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे टूल्स को सही समय पर यूज करते हैं डंडा, और फाइल को एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ सबमिट करते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका वीजा जरूर आएगा, चाहे वो विजिटर हो, स्पाउस या स्टूडेंट। लेकिन पेशेंस और सही अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना जरूरी है। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम कभी भी गारंटी नहीं देता, लेकिन एक बात क्लियर है डंडा कि अच्छे डॉक्यूमेंट्स और ऑथेंटिक इंटेंट के साथ फाइल लगाने वाले एप्लीकेंट्स का सक्सेस रेट आज भी काफी अच्छा है। बस जरूरत है एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और क्लियर माइंडसेट की। अगर आप भी अभी कनाडा की फाइल लगाने की तैयारी में हैं या पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो ऊपर बताए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखें। अननेसेसरी फियर या असम्पशन से दूर रहें और पूरी पॉजिटिविटी के साथ प्रोसेस को फेस करें। एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा और आपका सपना कनाडा की धरती पर कदम रखने का जरूर पूरा होगा।